कल हम पढ़ रहे थे भाई, एक तो था नॉर्मल स्ट्रेस और एक था शेयरिंग, या फिर इसको हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। इसमें कल मैंने बताया था कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ सर्फेस। और यहाँ जो अप्लाइड फोर्स है इज टेंजेंशियल टू द सरफेस। ठीक है ना। यस सर। अब क्या होगा यहाँ पे कि इस सिचुएशन में ओनली देयर इज चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ओनली शेप चेंज। फिर इसको जो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए अगर हम देखें तो ये यहाँ पे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसका काम होगा कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये उसकी लेंथ या वॉल्यूम में इंक्रीज करने के काम है। जैसे ये है, इस फोर्स के अंडर में ये जो वायर तुम्हें यहाँ दिख रहा है, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये है F, ठीक है ना। यस सर। या फिर यहाँ पे हम क्या कहेंगे भाई कि जो अपने पास में कोई थ्री डायमेंशनल जैसे स्फेरिकल बॉडी है तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ऐसी जगहों पर जो स्ट्रेस है वो टेंसाइल स्ट्रेस काउंट होगा। कंप्रेसिव में जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फोर्स जो अप्लाई होगा वो इस तरह से होगा कुछ, जिससे कि जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा अपनी लेंथ को थोड़ा कम करे। ऐसे ये डेल्टा एल है। ठीक। और यहाँ पर अगर हम बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर ही तो ये भी इसको कंप्रेस करने की नेचर का फोर्स है और सरफेस के परपेंडिकुलर भी है तो यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम है वो कम होगी। जबकि जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो सरफेस के पैरेलल अप्लाई है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम लोअर सरफेस के ऊपर यहाँ फिक्स कर दें और इसकी टॉप मोस्ट सरफेस पे इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो कुछ थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो
ये 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसका तुम फ्रंट व्यू देख रहे हो। बेसिकली ये इस तरह का है। तो इसमें क्या होगा कि ये वाला एरिया है, इस एरिया के ऊपर ये फोर्स अप्लाइड है यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हम फोर्स पर यूनिट दिस एरिया, वो टेंजेंशियल स्ट्रेस है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से शेप ऑल्टरेशन में काम आता है। ठीक है। Yes, sir. फिर कल हमने बात करी थी भाई कि एक होती है स्ट्रेन। ठीक है। तो जैसी जैसी शेप में चेंजेस होते हैं वैसी वैसी ही स्ट्रेन भी डेवलप होती है। तो कल अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई जो स्ट्रेन है वो यहाँ पर ये लीनियर स्ट्रेन है। ये यहाँ पर जहाँ किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज हो रही है, जहाँ किसी बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा वो वॉल्यूम इंक्रीज है, तो उसके लिए हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन वर्ड यूज करेंगे। और जहाँ पर लेंथ डिक्रीज हो रही है ये भी लीनियर स्ट्रेन है, जहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वो भी वॉल्यूम स्ट्रेन है। पर जहाँ पे शेप चेंज होती है तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व होगी वो शेयरिंग स्ट्रेन इन्वॉल्व होगी। अगर तुमने थोड़ा जो मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था उसे घर जाकर तुमने पढ़ा हो तो मैंने तुम्हें कल बताया था वो कि जो लीनियर स्ट्रेन है वो हम ये देखते हैं कि जो ओरिजिनल डायमेंशन है ऑब्जेक्ट की, मतलब अगर लेंथ चेंज है तो ओरिजिनल लेंथ, और अगर वॉल्यूम में चेंज है तो ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अगर ये यूनिट अमाउंट का होता तो अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस इस बॉडी में कितनी लेंथ में चेंज है या कितना वॉल्यूम में चेंज है। तो फॉर यूनिट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम और यूनिट अमाउंट ऑफ लेंथ, जो चेंज इन लेंथ और चेंज इन वॉल्यूम है वो टेंसाइल स्ट्रेस है या कंप्रेसिव स्ट्रेस है। देखो ध्यान से, कल हमने बात भी करी थी कि अगर एल लेंथ का वायर है और उसमें लेंथ डेल्टा एल का इंक्रीमेंट या डिक्रीज हो रहा है तो हम लिखेंगे एल लेंथ के वायर के लिए चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है तो यूनिट लेंथ के वायर के लिए चेंज इन लेंथ होगा डेल्टा एल बाई एल। ये टर्म कहलाती है लीनियर स्ट्रेन। और अगर किसी बॉडी का ओरिजिनल वॉल्यूम v है, बाद में उसका वॉल्यूम v प्लस डेल्टा v या दूसरी तरफ v माइनस डेल्टा v हो जाए, तो यहाँ हम लिखेंगे v वॉल्यूम के लिए चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v है तो यूनिट वॉल्यूम के लिए चेंज इन वॉल्यूम होगा डेल्टा v अपॉन। बोलो एग्री हो इस बात से या नहीं? जी। Yes, sir. तो ये वॉल्यूम स्ट्रेन है, ये लीनियर स्ट्रेन है। तुम यहाँ पे देखो कि ये भी वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है। तो लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो जो स्ट्रेन है ये डायमेंशनलेस टर्म है एक तरह की, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। नहीं है, या कह देंगे कि इसकी कोई यूनिट नहीं। जबकि जो स्ट्रेस है ये इंटर एटॉमिक डेवलप्ड फोर्सेस या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप्ड पर यूनिट एरिया है, जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग चेक करते हैं अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया से। तो इसकी वैल्यू अगर तुम देखोगे फोर्स पर यूनिट एरिया तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है और प्रेशर की भी यही यूनिट होती है। समझ रहे हो? Yes, sir. सर। तो ये बात समझ आ गई ना तुम्हें कि लीनियर स्ट्रेन क्या होगा वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा। जी सर, Yes. आ गई। पर जब किसी बॉडी की शेप में अल्टरेशन होगा और जब हम देख रहे होंगे कि उसकी शेप चेंज हो रही है तो और हमें कैलकुलेट करनी है कि शेयरिंग स्ट्रेन कितनी है। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे कि जो शेयरिंग स्ट्रेन है इसमें हम क्या मानते हैं कि जो बॉडी की लोअर शेप है जिसको हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है, इसको इसको तो फ्लोर पे तुमने रिजिडली फिक्स कर दिया। और अगर जैसे तुम्हारे घर में कोई बॉक्स होगा उसको नीचे से तो फ्लोर पे चिपका दो, और जब तुम यहाँ पे देखोगे उसको ऊपर की सरफेस पे फोर्स लगा के तो तुम्हें वो थोड़ा सा साइड में को डिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। समझ रहे हो? सर एक बार ही फिर से बता दो। मैंने ये कहा है भाई तुम्हारे घर पे कोई बॉक्स होगा, खाली बॉक्स किसी चीज का,
कार्डबोर्ड का हाँ बॉक्स सर। नहीं आता है जिसमें टीवी, फ्रिज या घर में जो कोई चीज आती है इस तरह की, जी सर। जो हार्डबोर्ड होता है, अरे जो पेपर नहीं होता, मतलब किसी भी डब्बे के ऊपर, खाली डब्बे के ऊपर उसकी लोअर सरफेस को टेबल पे ग्लू से चिपका दो और ऊपर ऐसे फोर्स लगा दो, तो उसकी शेप में यही तो चेंजेस होंगे। Yes, sir. तो उसकी जो हाँ उसकी जो साइड पहले परपेंडिकुलर थी फिक्स सरफेस से, तुम्हें ये देखना है कि वो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स कितना डिफ्लेक्ट हो रही है। समझ रहे हो? जो यस लाइन सर। पहले फिक्स सरफेस के परपेंडिकुलर थी, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स वो कितना एक साइड टर्न हो रही है, दैट अमाउंट ऑफ एंगल इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन। नहीं समझ आया? आ गया सर। अब अगर Yes, sir. अब अगर तुम ये कहोगे कि तुम किसी बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा के देखो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 60 डिग्री या 30 डिग्री या 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये छोटे एंगल से। छोटा एंगल होता है नॉर्मली। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको एक्स मान लें और 1 सेकंड के लिए इसको हम लोग क्यूब मान लें जिसकी साइड लेंथ एल है, इसको एल मान लें, या अगर ये क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड टाइप होगा, तो तुम्हें उसकी हाइट देख लेनी है कितनी होगी। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि फॉर स्मॉल थीटा, जो टेन थीटा होगा भाई वो नियरली थीटा के इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू हम लोग एक्स अपॉन एल से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गई ये बात? जी सर। और ये जो थीटा है, ये एंगल ऑफ शेयरिंग भी कहलाता है। यहाँ तक ये बता दो पहले कि कोई डाउट है क्या किसी को? No, sir. कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई जरा। हम्म? अरे किसी को प्रॉब्लम है भाई कोई? नहीं सर। चलो, अब देखो जरा क्या हुआ। इस बार तुमने एक चीज थोड़ी बहुत किसी से, अपने सीनियर से पूछने की कोशिश करी है या नहीं करी है? हेलो? यस सर। मैं कह रहा हूँ कि भाई तुमने किसी अपने सीनियर से ये पूछने की कोशिश करी है कि जो उनके हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं 12th के, उनमें उनका क्या हाल चाल है? सर बस इंग्लिश का पता है। हम्म? अरे सर इंग्लिश का इंग्लिश काफी टफ था बस। इंग्लिश का क्या कोई पेपर होता है भाई? हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज के पेपर में किसको दिमाग लगाना पड़ता है? मतलब एग्जाम तो वही तो होगा ना जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल होगा। हम्म? मतलब बेसिकली मैं तुम्हारे से ये बता रहा हूँ कि जैसे पहले ये होता था ना कि स्कूल टीचर से बच्चे ट्यूशन पढ़ लेते थे और वो भी ट्यूशन खोरी में लिप्त रहते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले टाइम में ये वाली जो टेंडेंसी है अब गवर्नमेंट खत्म करने जा रही है, क्योंकि इन लोगों के हाथ से पेपर निकल चुका है। अगर तुम सोचोगे कि स्कूल टीचर से या एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के तुम्हारा पेपर होने वाला, तो नहीं होगा। तुम्हारा एग्जाम जो होगा वो भी बाहर से आएगा या स्कूल में बनेगा? सर स्कूल में ही बनेगा। अच्छा, स्कूल टीचर्स ही बनाएंगे पेपर? ट्वेल्थ में दोनों एग्जाम बोर्ड लेगा? Yes, sir. ठीक है, अब तुम एक चीज देखो जरा ध्यान से। जैसे ये कोई एक बॉडी, इस पे तुमने बाहर से फोर्स अप्लाई किया, तो इसकी शेप में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन आ जाएगा। ठीक है? यस सर।
अगर मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर लेता हूं तो ये ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेती है। ठीक है ना? यस सर। जैसे मैंने इस वायर को ऐसे खींचा थोड़ा सा, फिर इस पर फोर्स लगाया, ये जैसे मैं फोर्स हटाऊंगा तो फिर से ये वापस अपनी उसी पोजीशन में चला जाएगा। बोलो, जी सर। एग्री हो ना इस बात से? यस सर। तो जब तक मतलब इस बॉडी की या किसी भी बॉडी की अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने की जो टेंडेंसी होती है डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद, वो टेंडेंसी क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी। यस सर। तुमने, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने कभी थोड़ा बहुत इस तरह की ऑब्जर्वेशन ली है या नहीं ली है। अगर तुम्हारे हाथ में मेटल का कोई छोटा वायर है ना, तो तुम उसको कभी स्ट्रेच करके देगा, चलो तुम मेटल का वायर ना लो, तुम्हारे जो पेन है ना, तुमने कभी लाइफ में ये जरूर यूज करा होगा कि जो रिफिल होता है उसमें इस तरह का स्प्रिंग होता है। हाँ सर, होता है। उस स्प्रिंग को तुम ऑब्जर्व करो, मतलब मैं वायर का एग्जांपल ले रहा हूं पर मैं समझा इस तरह हूं। तो तुम इसको थोड़ा सा इधर की तरफ खींचो और छोड़ दो, तो ये क्या करता है? बोलो। मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ये आएगा। ये तुम्हें यही नहीं पता चलता कि ये डिफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को ही रीगेन सा कर लेता है ना? यस। पर अगर तुम इसको थोड़ा जोर से खींच दो, ऐसा कर दो इसे, तो फिर क्या होगा? वैसा ही रह जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो ऐसी टेंडेंसी यहाँ भी होती है। तो जब तक हम इन ऑब्जेक्ट्स को एक सर्टेन अमाउंट तक कंप्रेस या एलोंगेट करते रहते हैं, तो ये अपनी ओरिजिनल लेंथ या वॉल्यूम को रीगेन कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। पर अगर हम इनको ज्यादा एलोंगेट या कंप्रेस कर दे तो ये बेचारे फिर कर नहीं पाते, मतलब ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज की को रीगेन नहीं कर पाते। तो जिस लिमिट तक ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेते हैं वो रीजन कहलाता है इलास्टिक रीजन। यस सर। और जिस पर्टिकुलर बाउंड्री के बाद ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करना बंद कर देते हैं, तो हम कह देते हैं कि नाउ इलास्टिक लिमिट हैज बीन क्रॉस्ड। एग्री हो भाई इस बात से? यस सर। तो अब हुक्स लॉ में हम क्या पढ़ रहे हैं, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है। तो पहले इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि किसी भी रिजिड बॉडी के लिए एक इलास्टिक लिमिट होती है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि टिल an object under the action of some stress can regain its original shape and size after removal of deforming force. So that limit is known as elastic limit. Till they are regaining, yeah, they have their tendency to regain their original shape and size. ठीक? यस सर। अगर एक बार ये लिमिट पार हो जाती है तो वो फिर अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने की उनकी जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है भाई? जी सर। तो इन महाशय ने, ये जो हुक्स बाबू थे, इन्होंने ऑब्जर्व करा कि फॉर एनी सब्सटेंस इफ वी आर वर्किंग विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये बात मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ यहाँ कि विद इन द इलास्टिक लिमिट,
रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन किसी भी टाइप का हो, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन किसी भी टाइप का हो, मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुम लीनियर स्ट्रेस ले रहे हो और वॉल्यूम स्ट्रेन ले रहे हो। मतलब लीनियर स्ट्रेस से जो स्ट्रेन जनरेट होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस से जो वॉल्यूम स्ट्रेन जनरेट होगी, टेंजेंशियल स्ट्रेस से जो स्ट्रेन जनरेट होगी, उसी स्ट्रेस को उसी स्ट्रेन से जब हम डिवाइड करेंगे, समझ गए? यस सर। मतलब हर एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रेन है। तो जब तक हम इलास्टिक लिमिट के अंदर ऐसा ऑब्जर्व करते रहेंगे कि अप्लाइड स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो में रहते हैं। इनका रेशियो क्या रहता है? कांस्टेंट। इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक गिवन मटेरियल के लिए, एक कांस्टेंट। इक्वल टू ई। बोलो, ये बात समझ आई नहीं? यस सर। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। जैसे मान लो एक बिल्ली है भैया, कैट, तो बहुत सारी हैं, तो प्लूरल में क्या यूज करेंगे? ठीक है। तो अब Yes, sir. तो अब तुम अब हाँ, अब तुम ये देखो यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ई है। तो ये इस ई को अगर हम सिंबॉलिकली देखेंगे तो ये लीनियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन का रेशियो भी हो सकता है। ये नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो भी हो सकता है। ये शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का रेशियो भी हो सकता है। बोलो। यस सर। यहाँ पे ये नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन भी हो सकता है, या फिर ये यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन भी तो हो सकता है। बोलो, यस सर। ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब ये ई जो है इसमें, मतलब ये मान लो एक्स है, ये मान लो वाई है, ये मान लो जेड है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो ये ई है एक्चुअली में ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। जिसमें ये तीनों के तीनों एक्युमुलेटेड है। नहीं समझ रहे? Yes, sir. जैसे भाई ये कैट्स हैं, तो ये तीन चार दिखेंगे ना, तुम्हें ग्रुप दिखेगा पूरा, एक ब्लैक दिखेगी, एक तुम्हें येलो दिखेगी, एक थोड़ी ग्रे दिखेगी। तो इसी तरह से ये भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन स्ट्रेन का रेशो इन तीनों में से कोई भी तो हो सकता है। Yes, sir. सर। तो इस ई को हम कहेंगे मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब ये बेसिकली प्लूरल है मॉडुलस का। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनरीली इसके अंदर बहुत सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हिडन है। नहीं यस सर। नहीं समझ आया? बोलो। आ गया सर। अब ये ई एक होगा,
2 होगा, 3, मतलब 1 2 3 का मतलब ये है कि इसको हम, भाई जैसे मान लो तुम्हारे घर में 3 कैट्स हैं, तो तुम सबका नाम क्या एक ही रख दोगे? नहीं सर। हाँ, तो तुम्हारे पास डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड रिजल्टिंग स्ट्रेन अलग अलग टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उसको हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। पर इस ई में ये तीनों एक्यूमुलेटेड है, तो इन तीन में पहचान कैसे होगी कि कौन से वाला कौन सा है और कौन से वाला कौन सा है? तो ई जो है ये डिपेंड्स ऑन अप्लाइड स्ट्रेस एंड रिजल्टिंग स्ट्रेन। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि स्ट्रेस कौन सा अप्लाई कर रहे हो और स्ट्रेन कौन से वाली। बोलो, ये बात समझ नहीं आएगी? यस सर। Yes, sir. अब उसमें से भाई सबसे पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बेसिकली हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम डिफाइन कैसे करते हैं? अब जरा ध्यान से सुनो। अपने पास एक वायर है, जब हमने इस वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, तो ये थोड़ा सा एलोंगेट हो गया। एग्री हो ना इस बात से? आवाज पहुंच रही है भाई सबको? Yes, sir. यस। अगर इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब अगर तुम इसको नीचे खड़े होकर देखो ना इस वायर को यहाँ से, तो तुम्हें ये वायर ऐसा दिखेगा, इस तरह का सर्कुलर। समझ रहे हो? यस सर। तो ये शेडेड एरिया जो है ये ए है। तो अब तुम देखो यहाँ पे फोर्स अप्लाइड है नीचे की तरफ, जिससे उसकी लेंथ में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इसका मतलब ये डेल्टा एल वो एलोंगेशन है जब ये फर्दर एलोंगेट होना बंद हो जाए अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ। फोर्स बढ़ाओगे तो और एलोंगेशन हो जाएगी, पर इस फोर्स के लिए डेल्टा एल एलोंगेशन पे अभी ये रुक रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। अभी यहाँ पे ये नॉर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि तुम देख रहे हो कि यहाँ पे अगर ये एरिया इस तरह से देखोगे तो फोर्स इस एरिया के परपेंडिकुलर ही तो अप्लाइड है यहाँ पे। बोलो, तो ये वायर है जिसको तुम देख रहे हो यहाँ पे, क्या ये तुम्हें इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा था? यहाँ ऐसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और फोर्स इस पे ऐसे है, तो इसकी सरफेस के एरिया के परपेंडिकुलर ही तो है ये। यस सर। नॉर्मल स्ट्रेस हो गया ये। अब ये देखो यहाँ स्ट्रेन कौन से वाली है? लीनियर स्ट्रेन। कितनी होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया। और हुक्स लॉ ने क्या कहा है अभी? कि विद इन द इलास्टिक लिमिट ये दोनों हमेशा एक कांस्टेंट रेशो में रहेंगे, और वो रेशो कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई यंग्स मॉडुलस कहलाएगा इस शेप के लिए। जब इस तरह का काम हो रहा हो कि लेंथ बढ़ रही हो किसी वायर की, तो वहां पे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यंग्स मॉडुलस कहते हैं और उसे वाई से डिनोट करते हैं। ये हो गया एफ अपॉन डेल्टा एल। अब ये बता दो बस, यहाँ तक ये बात समझ आई या नहीं? आ गई सर। आ गई ना? अब अगर तो हम यही फोर्स अप्लाई करने लगे इन ऑर्डर टू कंप्रेस और इन ऑर्डर टू इन्फ्लेट अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट,
जैसे किसी भी तुम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर इसी तरह से फोर्स अप्लाई करो, ये पहले ऐसे थी, बाद में पता चला कि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हो गया ड्यू टू द फोर्स एफ, जो तुम बाहर से अप्लाई कर रहे हो। तो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था v, डिक्रीज होके हो गया v माइनस डेल्टा v, ठीक है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो वही नॉर्मल स्ट्रेस होगा जिसकी वैल्यू एफ अपॉन ए, और यहाँ पे तुम देखो जरा, इस एफ अपॉन ए को हम प्रेशर भी कह सकते हैं। Yes, sir. तो हम यहाँ प्रेशर काउंट कर लेंगे इस केस में, और यहाँ पे जो स्ट्रेन इन्वॉल्व होगी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए वो होगी वॉल्यूम स्ट्रेन, जो डिफाइंड है डेल्टा वी अपॉन वी। तो यहाँ पे हम इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, मॉड्यूलस Modulus. ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स ने तो यही बताया कि भाई ये दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट रेशियो में रहता है हमेशा। अब तुम्हें यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, कुछ बुक्स में यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि फोर्स एक्स्ट्रा अप्लाई करने से देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो ये माइनस साइन से ये शो कर रहा है कि ये डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो वहां पे तो हमने इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम रखा यंग्स मॉड्यूलस, ऐसी सिचुएशन में हम इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम रखेंगे बल्क मॉड्यूलस, और इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो ये बात समझ आई या नहीं। Yes, sir. मतलब जब लीनियर चेंज है लेंथ वगैरह में तो हम रेशो का नाम रख देंगे यंग्स मॉडुलस, जब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज है तो हम वहां मॉडुलस का नाम रख देंगे बल्क मॉडुलस। एग्री हो इस बात से। Yes, Yes. sir. अब ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी डिफाइंड है 1/b, ठीक। ये कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी, समझ गए। जी सर। किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्रेस होने की एबिलिटी, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा कंप्रेस हो पाएगा उसके लिए डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज उतना ही ज्यादा होगा। Yes, sir. तो जिसके लिए डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज ज्यादा होगा तो उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, तो बी क्या होगा, बी कम होगा। Yes, sir. तो इसका मतलब ये है कि जिसका बल्क मॉडुलस छोटा है वो ज्यादा इजीली कंप्रेस और इन्फ्लेट हो सकती है, जिसका बी थोड़ा ज्यादा होगा तो उसके लिए जो कंप्रेस होने की एबिलिटी है वो कम होगी। मतलब हार्ड और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को भी हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया भाई। यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो जरा। हम्म, No, sir. चलो बाकी का काम कल कर लेंगे, और सैटरडे संडे को हम थोड़ा ना एक्सटेंडेड क्लास रखेंगे जिससे कि ये संडे तक मैं सोच रहा हूँ खत्म हो जाए, कम से कम पूरा का पूरा सरफेस टेंशन तक इंक्लूड करके। यस सर। ठीक है, तो तुम थोड़ा सा इसे जल्दी जल्दी कॉपी कर लेना, एक बार मुझे बता देना जितने नोट्स मैंने तुम्हें सेंड किए हो तुमने कॉपी कर लिया या नहीं कर ओके। लिया। फिर तुम प्रॉब्लम करते रहो जरा उसकी रोटेशन की, फिर मैं उसकी और इसकी प्रॉब्लम इकट्ठी ले लूँ। तुम्हारा एग्जाम कब है। 20। ठीक है, तब तक तो हो जाएगा। चलो कल मिलेंगे। थैंक यू सर।